आप सभी का एक बार फिर से मेरे क्लास में स्वागत है। कक्षा 11 के लिए अध्याय 1 में आज हम जानेंगे तत्वों और यौगिकों के महत्वपूर्ण गुण। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, आज है तीसरा, जिसमें हम जानेंगे कि तत्वों और यौगिकों के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुरूपता की। क्या होता है बहुरूपता? नाम से लग रहा है बहु मतलब होता है अधिक, रूपता रूप से, यानी किसी भी यौगिक का अधिक रूप, नाम से ही लग रहा है क्लियर। यानी किसी भी यौगिक का यानी एक ही यौगिक का एक से अधिक रूपों में पाया जाना कहलाता है बहुरूपता, और वह यौगिक कहलाते हैं बहुरूपी। ठीक है, नाम से लग रहा है, देखने से बहुरूपता मतलब एक ही यौगिक का एक से अधिक रूपों में पाया जाना बहुरूपता कहलाता है, और वह यौगिक कहलाता है बहुरूपी। जैसे में आपका है जिंक ब्लेंडी, उर्जाइट, यह किसका है? जिंक सल्फाइड, जेडिया। अब देखिए ये क्या है? जिंक सल्फाइड है, इसके कई रूप है, जिंक ब्लेंडी है और उर्जाइट है। या ऐसे भी कह सकते हो कि जिंक ब्लेंडी के कितने रूप हैं? उर्जाइट और जिंक सल्फाइड। तो हमने बताया था किसी यौगिक का एक से अधिक रूप में पाया जाना, यानी जिंक सल्फाइड क्या है? यौगिक है, इसका एक से अधिक रूप है। कौन है? जिंक ब्लेंडी और उर्जाइट। वैसे ही दूसरा इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसके कौन कौन से बहुरूप हैं? आरेगोनाइट, आरेगोनाइट और कैल्साइट। ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बहुरूप हैं। 2 याद रखना है आपको। जिंक सल्फाइड के कौन कौन से बहुरूप हैं? जिंक ब्लेंडी और उर्जाइट, और कैल्शियम कार्बोनेट के आरेगोनाइट और कैल्साइट। चलिए बहुरूपता हो गया। अब जान लेते हैं अपरूपता। बहुरूपता और अपरूपता का परिभाषा सेम है, बस बहुरूपता में आप कहे थे किसी यौगिक का एक से अधिक रूप में पाया जाना बहुरूपता, यहाँ पे कहोगे किसी तत्व का। ठीक है, किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना कहलाता है अपरूपता, और जो तत्व होते हैं उसको बोलते हैं अपर रूप। जैसे आपने बहुत पहले भी सुना होगा कार्बन के कई अपरूप हैं। कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। वैसे ही फास्फोरस आता है। फास्फोरस में कौन कौन सा होता है? काला होता है, सफ़ेद होता है, लाल होता है, बैगनी होता है। ये सब किस में आ जाएंगे? 60 में लिखते हैं, लाल, काला, बैगनी और सफ़ेद, वाइट। तो फास्फोरस के कितने अपरूप हो गए? लाल, काला, बैगनी और सफ़ेद। तो ये सब इसके अपरूप हैं। तो फास्फोरस ही, लेकिन एक से अधिक रूप में ये पाया जा रहा है। फास्फोरस जो होता है पी होता है। पी क्या है? एक तत्व है। ठीक है, अगर हमने लिखा सोडियम तो सोडियम एक तत्व है, लेकिन हमने लिख दिया सोडियम क्लोराइड तो ये आपका यौगिक हो गया। इस तरह से आपको जानना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं समाकृतकता। समाकृतकता का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक यौगिक हों, उनका रासायनिक संगठन और क्रिस्टल जालक यानी बनावट वह सब एक जैसा होता है, समान होता है, उसे हम बोलते हैं समाकृतकता। ठीक है, मतलब कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों का रासायनिक संगठन और क्रिस्टल जालक जब समान होते हैं तो उसे हम बोलते हैं समाकृतिकता, और उस यौगिक को बोलते हैं समाकृतिक। जैसे में
जिंक सल्फेट .7H2O। उसी तरह से FeSO4 .7H2O। अब इसके रासायनिक संगठन इसका और इसका समान है, और क्रिस्टल जालक यानी जिस तरह से यह बन रहा है उसी तरह से यह भी बन रहा है। इसमें भी 7H2, इसमें भी 7H2, इसमें भी सल्फेट, इसमें भी सल्फेट, लेकिन यौगिक क्या है, एक से अधिक है। तो वहीं कहे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका रासायनिक संगठन और क्रिस्टल जालक समान होते हैं तो उसे बोलते हैं समाकृतिक, और उस गुण को बोलते हैं समाकृतिकता। ठीक, तो बहुरूपता हो गया, अपरूपता हो गया, समाकृतिकता हो गया। अगला गुण है भंगुरता। भंगुरता क्या होता है? जब किसी पदार्थ को पीटने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो उस पदार्थ को हम भंगुर पदार्थ बोलते हैं, और इस गुण को हम बोलते हैं भंगुरता। जैसे सल्फर हो गया, उसको आप तोड़ेंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। कोयला हो गया, कोयला भी क्या होगा, अगर उसे पीटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो भंगुरता समझ गए कि किसी पदार्थ को पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो उस पदार्थ को हम भंगुर कहते हैं, और इस गुण को भंगुरता कहते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट हमारा है तन्यता। तन्यता क्या होता है? मतलब किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उसका तार बनाया जा सके, जिसे खींचा जा सके, उस गुण को हम बोलते हैं तन्यता। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे खींचा जा सके उसे बोलते हैं तन्यता। इसके बाद आता है आघातवर्धन्यता। आघातवर्धन्यता क्या होता है? देखिए, किसी भी पदार्थ को पीटने पर वह पतले चादर के रूप में बदल जाता है, उसे हम बोलते हैं आघातवर्धनीय पदार्थ, और इस गुण को बोलते हैं आघातवर्धन्यता। जैसे कोई भी धातु हो गई, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सबको पीटने पर क्या होता है, वह सीट के रूप में बदल जाते हैं, चादर के रूप में बदल जाते हैं, यानी चपटे हो जाते हैं। उसके बाद है कठोरता। अगला, ये सब कुछ गुण हैं, आपको बस जानना है, याद रखना है। कठोरता किसे कहेंगे? कोई भी पदार्थ है, मतलब पदार्थ का वह गुण जिससे किसी दूसरे पदार्थ को खरोंचा जा सके, या बहुत कह लो कि एक तरह से कि काफ़ी कठोर हो। कठोर मतलब समझ पा रहे होंगे, जिससे कि मान लो सिंपल से ये जान लो कि किसी पदार्थ का वह गुण जिससे कि किसी दूसरे पदार्थ को खरोंच सके। जैसे कि आपका हीरा हो गया, हीरा से क्या होता है, कांच पे स्क्रैच किया जा सकता है, तो वह क्या हो गया, कठोर हो गया, और इस गुण को बोलते हैं कठोरता। इसके बाद आता है आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही पदार्थ कह लो या प्रकृति, यहाँ पे थोड़ा सा जान लें क्या होता है आर्द्रताग्राही प्रकृति। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो वायुमंडल से नमी को अवशोषित करके हाइड्रेट बना लेते हैं। हाइड्रेट मतलब उसमें जल कुछ मात्रा में उपस्थित हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं आर्द्रताग्राही पदार्थ। जैसे कॉपर सल्फेट है, ये क्या करता है, जब वायुमंडल से नमी को अवशोषित कर लेता है तो यह हाइड्रेट बना लेता है। मतलब इसमें हाइड्रेट का मतलब ये होता है कि जल उसमें उपस्थित हो जाए, चाहे कम चाहे ज़्यादा। फिर इसके बाद है प्रस्वेदता। प्रस्वेदता क्या होता है? प्रस्वेदता में होता है कि कोई भी पदार्थ वायुमंडल से नमी को सोख करके विलयन बना लें। देखो, हाइड्रेट बना लें मतलब कि उसमें पानी की थोड़ी सी मात्रा हो, जल की थोड़ी सी मात्रा हो, एक तरह से समझ लो भीग गया। जैसे नमक है, थोड़ा सा पानी आया तो भीग गया, तो उसको बोलेंगे हाइड्रेट हो गया। लेकिन प्रस्वेदता में क्या होता है कि वायुमंडल की नमी को सोख करके वह क्या करे, विलयन बना ले। तो विलयन बना लेता है, तो उस गुण को ही हम बोलते हैं प्रस्वेदता। ठीक है।
जैसे कि इसमें आ जाएगा उदाहरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सब क्या करते हैं, वायुमंडल से नमी को खींच करके यानी सोख करके विलयन बना लेते हैं। इसके बाद एक और है इसमें गुण उत्फुल्लन। उत्फुल्लन, उत्फुल्लन में आर्द्रताग्राही का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रेटेड पदार्थ हैं, मतलब जो वातावरण से नमी को अवशोषित करके हाइड्रेट बना लिए हैं, उन्हें अगर वातावरण में खुले छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं हाइड्रेटेड जिसमें नमी होती है, उसको खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, तो उनमें से जल के अणु या तो आंशिक रूप से यानी थोड़े मात्रा में या तो ज़्यादा मात्रा में पूर्ण रूप से वह वायुमंडल में उसके जल के अणु चले जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं उत्फुल्लन। यानी कुछ ऐसे हाइड्रेटेड पदार्थ होते हैं जिनसे जल के अणु आंशिक या पूर्ण रूप से वायुमंडल में चले जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं उत्फुल्लन। तो इतना है आपका तत्वों और यौगिकों के महत्वपूर्ण गुण में। इसको आप जानिए कौन कौन सा था, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। बहुरूपता, अपर रूपता, भंगुरता, तन्यता, अगातवर्धनीयता और चलिए अगला हमारा टॉपिक है परमाणु तथा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है, उसे हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है, और परमाणु के बारे में आगे हम पढ़ेंगे जब, तो उसका डिटेल में हो जाएगा, पर यहाँ पे बस समझिए ये किसी भी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग होता है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। जो परमाणु होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। आगे है हमारा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान एक तरह की संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। फिर से सुन लीजिए, परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि कार्बन के एक परमाणु के 1/12 भाग के कितना गुना भारी है, उसी को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए परमाणु द्रव्यमान तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान है। तो आपको बस इतना याद रखना है। परमाणु क्या होता है, किसी पदार्थ का वह छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान एक तरह की संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करता है कि कार्बन के एक परमाणु के, यानी कार्बन के कौन, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, बस इतना सा। इसके बाद आता है अणु। अणु और आणविक द्रव्यमान। अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है। यह भी किसी पदार्थ का छोटा भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है। परमाणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और अणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब बात कर लेते हैं आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी यौगिक के अणु में, ठीक है, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित कार्बन के 1/12 भाग के कितना गुना भारी वह परमाणु है। ठीक है, वही चीज़ रहेगा सेम, बस यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पे तत्व के एक परमाणु है, यहाँ पे हटा देंगे तो यहाँ लिख देते हैं अणु या आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे हो गया यौगिक के एक अणु का द्रव्यमान बटे 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो हो जाएगा यौगिक के एक अणु में कार्बन 12 के 1/12 से के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। जैसे परमाणु द्रव्यमान का था वैसे ही इसमें भी, बस केवल करना क्या है, यौगिक के अणु में।
ठीक। तो ये इतना के बाद अब आगे अगले क्लास में मिलेंगे तो बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए अपन